तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ऐसे माहौल से बाहर रहें। ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। पूरे पेपर में 40-50% सवाल वास्तव में इजी आते हैं जो हम कर सकते हैं। ये 20-30% ऐसे आ रहे हैं जो करने योग्य नहीं है, तो वो किसी के लिए नहीं है, आपकी वो मेरिट को प्रभावित नहीं करेंगे। आप देखना लास्ट में कोई नहीं कर पाता। अब जब कोई नहीं कर पाता तो फिर अपने को डरने वाली बात है नहीं। बस समझदारी ये रखनी है कि जो भी आपका जीके का पेपर है उसमें आप आराम से 50% कर लोगे, बस थोड़ा धैर्य रखोगे। अब तो क्या है मैं बताऊं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो पढ़ रहा है ना वो सिलेक्शन ले लेगा। आरपीएससी के इस पेपर ने स्क्रूटनी अच्छी कर दी, छंटनी कर दी। एक ऐसा दौर था कि एक आधी किताब पढ़ के, जहां पे हमारे मारवाड़ में कहते हैं गुड़ और खड़ एक भाव हो जाते थे। खड़ समझते हो? तो गुड़ और खड़ एक ही भाव चलते थे। मतलब किसी ने 2 साल मेहनत की, किसी ने 2 महीने मेहनत की, लास्ट में बराबर नंबर आते थे क्योंकि पेपर पिटा हुआ आता था। और ये बात आप भी महसूस करिए, अगर पेपर बहुत कोई काम का पेपर नहीं याद, आपका मन क्या करेगा कि इतनी बढ़िया तैयारी की, क्या पेपर दिया है, कम से कम ढंग का पेपर देते हैं। आप तो बड़े भाग्यशाली है कि पेपर इतना बढ़िया आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट होता है, डिफरेंशिएशन इतना अच्छे से हो रहा है। जिसने बढ़िया पढ़ा वो सीधा अंदर आ रहा है, नहीं पढ़ा डायरेक्ट पहले पेपर में काम हो रहा है पक्का उसका। तो हमें किसी भी स्तर पे जाके ये चीजें तनाव में नहीं लेनी, ये आपके लिए सच में पॉजिटिव है। जितने अच्छे पेपर आएंगे उतने अच्छे बच्चे अंदर आएंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, अब इतना समय हमारे पास में है नहीं कि हम बहुत अधिक कंटेंट पढ़े, तो कोशिश ये करना कि आप लिमिटेड सामग्री जो भी आप पढ़ते आ रहे हो उसी को वापस बार बार पढ़ते रहिए। क्योंकि कोई भी आके आपके दिमाग में डाल देगा कि वो किताब लेके आओ, ऐसा ही वहां से आए है, यहाँ से आए, कहीं से नहीं है। जहां से आए सब जगह से समान आए। मैं कहूंगा मेरे 15 आए तो सबके ही 15-15 आए, वो मेरी खास नहीं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं फिर हम इसलिए बता देते हैं कि ये लोग ये नहीं, बच्चे ये नहीं सोचे कि इनके आएगी, वो मजबूरी हो जाती है मार्केट में बना रहने के लिए। तो सबका ही समान ही आता है। तो किसी भी कोई भी नई चीजों से बचना आप इस समय, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस समय प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 चीजें रूटीन में डाल दो। मान लो कि आपको दिन में आज 2 घंटे मिले पढ़ने के लिए, कोई काम आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि ये 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेना। अब आप प्रैक्टिस के महत्व को समझ सकते हो। मैं कह रहा हूं अगर आपको दिन में 2 घंटे सच में मिलने पढ़ने के लिए, तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस ही करना। इतना जरूरी है प्रैक्टिस करना। आप किताब, नोट्स, कंटेंट आपका जो भी है, आप उसको कितनी भी बार पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रश्न हल नहीं करोगे तब तक आप न तो बारीक चीजों पे गौर करोगे, न आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी, और न ही आप उन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ोगे जो बिंदु वास्तव में परीक्षा के अंदर आने वाले थे। तो प्रैक्टिस इसलिए जरूरी हो जाती है कि जितना अधिक सवाल निकालेंगे उतना अधिक एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक तो बारीकी से जो चीजें हैं उनको बारीकी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये वो बात है, जैसे मैं आपको अपन पढ़ते थे ना 12th में, तो आता था कि भाई गद्यांश के उत्तर दीजिए, गद्यांश देख के नीचे आंसर देने पड़ते थे। हम क्या करते थे, हम गद्यांश पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वापस जब प्रश्नों पे आते थे तब हमें लगता था यार एक बार गद्यांश फिर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जब गद्यांश पढ़ा था उस समय हमने गौर नहीं किया, प्रश्न पे आए तब हमें याद आया कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। अब हम चाह रहे कि हमें एक बार वापस गद्यांश पढ़ाया जाए ताकि हम उन पे गौर करें और फिर हम उत्तर निकालते हैं। अब परीक्षा में ऐसा गद्यांश वापस पढ़ने का तो ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो गद्यांश तो घर पे रह गए सारे। अब आप आ गए परीक्षा हॉल में, अब प्रश्न आ गया, अब आपको कह रहा है, मन में आ रहा है कि ये पढ़ा हुआ तो है, काश अब वो लाइन है कोई वापस दिखा देना एक बार। वहां पे कोई वापस आपके पास गद्यांश देखने का ऑप्शन है नहीं। तो ये स्थिति एग्जाम हॉल में आए, इससे अच्छा ये है कि अभी से आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो गद्यांश अभी भी आपको मिलता जाएगा, फिर वही गद्यांश वहां आएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे पास जो इस समय जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना कि भाई सर मेरा हुआ नहीं, या मैं फेल हो गया, या मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए, जो भी, तो मैं जब उनसे ये बात पूछता हूँ कि प्रैक्टिस की थी, तो टेस्ट सीरीज दी थी। अरे वो टेस्ट सीरीज नॉट ए प्रैक्टिस।
टेस्ट सीरीज ठीक है, आपका आंकलन करती, मूल्यांकन कर लेती है कि आप मार्केट के दूसरे बच्चों की तुलना में कैसे हो। टेस्ट सीरीज ये बता सकती है कि आप है वो थोड़ा टाइम टेबल के अनुसार चलते रहो, आपके सिलेबस को गति मिलती रहे। टेस्ट सीरीज कोई प्रैक्टिस थोड़ी है। टेस्ट सीरीज 7 दिन में एक बार होती है कि आप बीमार होते हैं तो 7 दिन में एक बार टैबलेट लेते हैं, नियमित लेनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट सीरीज को अगर आप प्रैक्टिस मान रहे हो तो आप बहुत गलत हो। प्रैक्टिस का यहाँ सीधा मतलब ये होता है कि आप पुराने प्रश्नों के जितने भी खंड आते हैं सारे लेके और डेली 40-50 सवालों से भिड़िए। आप हर दिन भिड़िए, हिम्मत तो लानी पड़ेगी। आज नहीं लाओगे तो 1 महीने बाद आरपीसी से भिड़ना पड़ेगा, सीधी बात है भाई। हिम्मत तो लानी पड़ेगी। जब सेना को युद्ध अभ्यास की जब जरूरत होती है ना तो किताबों में थोड़ी करते हैं, वो मैदान में जाते हैं। आज लड़ाई नहीं हो रही इसका मतलब ये थोड़ी सेना बैठी है। सेना का युद्ध अभ्यास कहीं कहीं चलता रहता है, आपके करंट में पढ़ते हो। कभी सूर्यकरण हो रहा है, कभी मलेशिया के साथ सेमेक्स हो रहा है, कभी थाईलैंड के साथ हो रहा है, कभी अमेरिका के साथ हो रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि शांति के काल में शांत बैठे रहेंगे तो जैसे युद्ध की स्थिति आएगी हम अपने हथियार तो भूल जाएंगे, फिर निपटेंगे कैसे इससे। इसलिए प्रैक्टिस को आप ये मत समझना कि आप जो ये सप्ताह में ये 100-150 सवाल करते हैं ये प्रैक्टिस नहीं है, ये केवल आंकलन है। तभी मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज में स्कोर को आप लोड मत लेना, क्योंकि ये अभ्यास नहीं है, ये महज एक आंकलन है आप साथियों में कैसा कर रहे हो। और दूसरा एक आपके सिलेबस को मोमेंटम देता है कि इस बहाने हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज इसके अलावा टेस्ट सीरीज के बहुत अधिक महत्व नहीं होते। ठीक है, थोड़े कभी कभी नए सवाल देखने को मिल जाते हैं या फिर थोड़ा प्रश्न के आंसर को कैसे निकाला जाए वो थोड़ी युक्तियां आ जाती है। इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। बट आप हर दिन 40-50 सवालों से प्रैक्टिस करिए। तो मैं आपको कह रहा था कि अभी जितना समय आपके पास शेष बचा है, आप इस अवधि में डेली कम से कम 1-2 घंटे प्रैक्टिस करिए। जैसे फर्स्ट पेपर है तो जैसे आपने मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर पढ़ लिया या इवनिंग में पढ़ लिया, जब भी पढ़ा, तो जैसे आपने सुबह 4-5 घंटे अपना एक पेपर पढ़ लिया। अब आपकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता, वो 4-5 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं क्या करता कि 1 घंटे जो जो पढ़ा वो चीजों की प्रैक्टिस कर लेता। खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तब भी आप सवाल निकाल सकते हैं, थोड़ा देख सकते हो उसको। फिर जब शिफ्ट चेंज हो जाएगी, दूसरा पोर्शन, सेकंड पेपर आप शाम को लोगे या फर्स्ट पेपर लोगे, जो भी, वो जब पढ़ के थक गए और रात्रि में सोने से पहले 1-आध घंटा सेकंड पेपर के सवाल निकाल लो, तो दोनों पेपर के आपके सवाल निकल गए। ये बहुत जरूरी होता है। और अभ्यास के समय एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे नहीं ऊपर सवाल पढ़ा नीचे उत्तर देख लिया। हाँ, पहले कोशिश ये करो कि आप उत्तर मत देखो। पहला प्रयास ये करो कि आप ऑप्शन भी मत देखो। कोशिश ये करो कि आप प्रश्न पढ़ के आंसर सोचिए, इसका आंसर है क्या, आपके दिमाग में आएगा। जोर दोगे तो सारी चीजें रिमाइंड होगी। बाय द वे नहीं हो रही, आप नहीं पहुंच पा रहे, तब इस स्थिति में आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखने के बाद में एलिमिनेट कीजिए कौन सा कैसे हो सकता है। जितने आप लिंक बढ़ा सकते हो, जितना आप डाइवर्स सोच सकते हो, फिर क्या होगा, बहुत सोचोगे ना तो आपको 10 चीजें और याद हो जाएगी, भले वो उस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आप आंसर वेरीफाई कीजिए कि भाई मैं सोच रहा था वो ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ठीक है तो आगे बढ़ो। फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होती है, उसको भी फास्ट फॉरवर्ड निकाल दो एक बार। फिर सेकंड प्रश्न पे आओ। घंटे भर में आप 20-30 सवाल कर पाओगे, लेकिन इस 20-30 के कारण आपको पता है उस पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लिया आपने, बहुत सोच लिया उसके बारे में। ये जरूरी होता है। अगर आप प्रश्न लेके बैठे और फटाफट टिक पे लगे तो आप सुबह से शाम 4-5 हजार टिक कर लो, बट वो आपकी परीक्षा के लिए कोई फ्रूटफुल है नहीं। अभ्यास भले 15 प्रश्नों का ही हो, बट ढंग का होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इसके ऊपर जोर नहीं दोगे ना, तब तक ये काम नहीं करेगा। अब जैसे कोई सिंपल प्रश्न पूछा लिया जाए, जैसे अपन हिस्ट्री की बात करें। अब हिस्ट्री में मान लो ऐसे कोई बेसिक प्रश्न आ गया
कि भाई वाडीवास का युद्ध कब हुआ या प्लासी का युद्ध कब हुआ। अब प्लासी का युद्ध भी पूछ ले, वाडीवास में टेंशन मत लो, मैं प्लासी की बात कर लेता हूँ। क्या वो हमारा है एकदम, अब याद नहीं आया था आपको एकदम, यार ये कौन सा है। चलो ठीक है, प्लासी तो ठीक है, हाँ चलो प्लासी का ले लिया। अब उसमें 4 ऑप्शन थे। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब आप उसको प्लासी का युद्ध प्रश्न देखो और ऑप्शन मत देखो उसके। अब उसमें जैसे 4 कथन दिए हुए, अब आपको लग रहा है कि कथन पे आना है तो फिर तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मान लो कि कोई फैक्ट पूछा हुआ कि प्लासी में सेनापति कौन था, या प्लासी में आपके किस तिथि को हुआ, या प्लासी का मुख्य कारण कौन सा था, तो आप पहले तो सोच लो। नहीं सोच पा रहे हैं, कोशिश तो करो, उसके बाद में आप ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन देखिए अच्छे से, उसके बाद में आंसर निकालिए, फिर नीचे आइए कि हाँ ठीक है। अब कई बार कोई कंटेंट से बाहर चला जाता है, किताब से वगैरह से, तो लोड नहीं लेना भाई, 10% सवाल आगे फिर जाएंगे बाहर। आप दुनिया की सारी सामग्री अपने पास लेके बैठोगे ना, तब भी आपको सारे सवाल कहीं मिलेंगे नहीं, ना आपका सारे याद होंगे, ना सारे कभी सही होते, ना सारे चाहिए, ना आपको सारे करने हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे इतिहास की मैं बात करूं, इतिहास की पहली रैंक का बच्चा 318 नंबर है। राजस्थान में 7 बच्चे हैं जिनके स्कोर 300 से ऊपर है, मतलब 65% स्कोर सिर्फ 7 बच्चों का ही है। और ये स्थिति केवल इस बार की नहीं, पिछली बार भी यही थी। अब ये 450 में से मतलब 65% की बात है। अब 100% क्यों करने भाई? 290 से ऊपर केवल 12 लड़के लड़कियां दोनों मिले के बता रहा हूं। 290 से ऊपर महज 12 बच्चे पूरे राजस्थान में। अब आपको देखिए, महज 12 बच्चे, और ये बात इस बात की नहीं है, पिछली बार की भी। इससे पहले संस्कृत का रिजल्ट आया, 1 सीट थी, 293 कट ऑफ रही, मतलब राजस्थान का कोई भी बच्चा 300 पार नहीं कर पाया। तो इतना कुछ है नहीं जितना उसको बनाया गया है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप जाके चेक कर लो उस पेपर में, आपको उससे 1.5 गुना ज्यादा सवाल मिल जाएंगे। जो टॉपर है ना, उससे 30-40 नंबर अधिक के सवाल आपकी पुस्तिकाओं में है, जो भी आपके पास किताब है, जो भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरी, कोई भी। आप पुराना पेपर उठाओ और मैं कंटेंट देख लो, आप गलती किसकी रहती है? गलती अपनी रहती है। और अपनी गलती अपन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हम अनजाने में गलती कर रहे हैं। अनजाने में क्या गलती हो रही है? पहली गलती कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। जैसा मैंने अभी बताया, आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो नियमित रूप से 2 से 2.5 घंटे इस प्रकार की प्रैक्टिस दोनों पेपर्स की करते हैं? कितने बच्चे? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। ये 5-7 बच्चे थे। कितना कम रेशियो है, ये बहुत कम रेशियो है। और मैं बताऊं, एक विद्यार्थी कम रिवीजन करके भी सिलेक्शन ले सकता है। एक विद्यार्थी 4-5 महीने में भी नौकरी ले लेगा। एक विद्यार्थी कम कंटेंट पढ़ के भी ले लेगा, और एक विद्यार्थी बिना प्रैक्टिस के नौकरी नहीं ले सकता। ये बात आप जितना जल्दी हो सकता है उसको एक्सेप्ट करो। और सबसे बड़ा फॉर्चुनेट पॉइंट क्या है कि ये बात मैं आपको 2 महीने पहले बता रहा हूं परीक्षा से, और यही समय प्रैक्टिस चाहिए। ये सबसे उपयुक्त समय है इस बात को लागू करने का, और आप अंतर महसूस करोगे कि यार बहुत सही समय पे हमने ये चीजें लागू कर। बाकी क्यों परेशान करें? तो आप आज से ही इस बात के ऊपर काम करना शुरू कर दो। कैसे करनी, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बिंदु और आता है आपके दिमाग में कि इस प्रैक्टिस को किस प्रकार करें, ये तो ठीक है, किसकी प्रैक्टिस करें। तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखो, सुबह पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि वो तो आप उत्तर कर ही लो। जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट पूरी कर चुके हैं, तो अब एंशिएंट की प्रैक्टिस कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रांस की क्रांति सुबह पढ़ी है और अब शाम को प्रश्न कर रहे हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। क्या ऐसे मेरे को फिजिक्स दिया जाए, मैं फिजिक्स कर दूंगा। ऐसे मेरे को कोई इंग्लिश का लिटरेचर का चैप्टर देगा, ये पढ़ना है 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ के सवाल देंगे, मैं भगवान की कसम करके। अपन अपठित गद्यांश करते थे ना, करते थे ना? वो अपठित गद्यांश था, मतलब हमने कभी नहीं पढ़ा था, फिर भी हम उत्तर करके आते थे। आप वैसे ही कर रहे हो? वैसे ही कर रहे हैं सब। बताओ कितने बड़े बड़े ब्लंडर गलतियां कर रहे हो आप, और कह रहे हो नौकरी नहीं लग रही है, पेपर हार्ड आ रहा है। पेपर सही आ रहा है,
हम उस अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है। रास्ता भटके, भले कितनी बढ़िया प्रिपरेशन हो, थोड़ी सी गलती हमें बाहर कर देती है। जब सीट कम होती है ना, तो ध्यान मेहनत का नहीं रखना होता है, बेसिकली ध्यान ये रखना होता है कि हमारे से मिस्टेक ना हो। तो एक काम मैंने बता दिया कैसे प्रैक्टिस करनी है और किसकी करनी है, जिसका जो पार्ट आप समाप्त कर चुके हैं। जैसे आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट और आपने इंडियन ज्योग्राफी पूरी कर ली, फिजिकल स्टार्ट कर ली, तो भाई इंडियन की प्रैक्टिस कीजिए। फिजिकल तो पूरी होने के बाद शुरू करना, और बाद में कोई ये फेज ऐसा आ गया है, जो शुरुआती बच्चा होता है जब उसकी परीक्षा 2 साल नजदीक नहीं है, बहुत नया स्टूडेंट है जिसका सब्जेक्ट से कोई बहुत अधिक वास्ता नहीं है, उसको ये करना पड़ता है कि सुबह पढ़ो, थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस कर लो। उसको लगता है हाँ हमारे पर सवाल आ गया है, उसके लिए वो ठीक है। आप तो अनुभवी है, सारे अनुभवी है, अनुभवी हो गए ना। अब आपने ये इसके कितने 10-15 टेस्ट भी हो गए, 10-15 टेस्ट भी, मतलब 5-6 महीने से पढ़ ही रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मोटा मोटा एक बार तो सिलेबस पढ़ा ही है ना आपने। 4-5 साल है ना, इतना थोड़ा फिर क्या आपको लगेगा कि ऐसे कैसे सोच लिया हमारे बारे में। वैसे आजकल एक नौकरी लगने के लिए इतना टाइम चाहिए, 4-5 साल का समय चाहिए ही होता है। कोई कहता है ना कि मैं 6 महीने लगा, वो सरासर का झूठ बोल रहा है। 4-5 महीने हो सकता है उस परीक्षा की तैयारी की हो, बाकी पहले करीबी होती है, फिर वो करीबी है तो लास्ट में सैप ही तो देना, करना क्या है। बाकी 4-5 महीने में आजकल है ना कुछ भी नहीं होता। पीटीटी की परीक्षा पास में, बस ये तो छोड़ो आप, 4-5 महीने में कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता, सीरियसली कुछ नहीं होता। ये बात आपसे और मेरे दोनों से अछूती नहीं, क्योंकि मैं इस संघर्ष की अवस्था से गुजरा हूं और आप अभी इस संघर्ष से गुजर रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी अगर ऐसा मेरे पास आया ना कि मैं सर 1 साल भर की तैयारी करके नौकरी लग गया, आप उस पर भरोसा मत करना, वो बहुत झूठ बोल रहा है भगवान की कसम। वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसका इंटरव्यू लेके पूछूं इससे पहले कौन सी परीक्षा दी, मैं उसको उगलवा सकता हूँ। वो कहेगा कि मैंने 18 से तैयारी शुरू की। लास्ट में वो दबी आवाज में उसको स्वीकार करना पड़ेगा, जहां तो 18 में तैयारी शुरू कर दी थी पर फर्स्ट डिग्री में 19 की थी। तो भाई तैयारी तो वही थी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था वो पढ़ लिया होगा, बाकी सारा ही पढ़ रहा था। तो ये क्या दबाव बनाने वाले लोग हैं, इनका भरोसा नहीं करें आप। ये आज की फेज ऐसी है, 4-5 साल की तैयारी सच में चाहिए होती है। ठीक है, अगर हाँ कोई डेडिकेटेड लग जाता है ना 2 साल के लिए बहुत अच्छी तरीके से सही रास्ते से, जैसे ये प्रैक्टिस वगैरह, तब आदमी 2 साल में भी कर लेता है। तो समझ में आई प्रैक्टिस की बात। दूसरी चीज है रिवीजन। मैं कह रहा था कि इस अवधि में ये 2 चीजें आपको करनी है। तो प्रैक्टिस को लेके बहुत क्लियर हो गए हम, और मैंने आपको सबसे पहले यही बात की थी कि अगर आप आज आपको पढ़ने के लिए केवल 2 घंटे ही मिले तो आप 2 घंटे पढ़े नहीं, 2 घंटे प्रैक्टिस कर। अगर आपको पढ़ने के लिए आज 8-10 घंटे का समय मिला है तो भी आप 2 घंटे प्रैक्टिस करिए, 7-8 घंटे रिवीजन कर लीजिए, और आप देखना आपके स्कोर में ना अपने आप धीरे धीरे ग्रोथ होगी। तब फिर कई बच्चे मुझे यूं पूछते हैं कि सर, ऐसे सामने तो नहीं पूछ पाते, मैसेज में पूछते हैं। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस किया करो, तो सर आप कहते हो प्रैक्टिस किया करो, आरपीएससी ने पैटर्न बदल दिया, अब तो नए नए सवाल आ रहे हैं, पुराने वाले सवाल तो आ नहीं रहे, प्रैक्टिस करके क्या करें। तो मैं कहता हूँ बेटा प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि पुराने वाले सवाल परीक्षा में आएंगे, तो फिर तो किस लिए कर रहे हैं? प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते कि पुराने वाले सवाल आएंगे। प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो किस तरह से पूछा जा सकता है, वो तरीके हमें पता चलते हैं। मतलब तरीके जब पता चलते हैं ना तो हमारी पढ़ने की शैली बदल जाती है, हम फिर हर बिंदु को अलग तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, अप्रोच चेंज हो जाती है। जैसे अभी आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप फैक्ट को एकदम रटोगे, आपको पता है। जैसे मान लो ये पेपर सब्जेक्टिव हो जाए तो आप मुझे वापस पूछोगे सर अब इसको कैसे पढ़े, क्योंकि अब तो सब्जेक्टिव पेपर है। अभी जैसे ये हमारे इसमें हुआ था, मान लो इंटरव्यू की हो, तब आप फिर पूछोगे सर ये इंटरव्यू के लिए अब इसको कैसे पढ़े, तब पढ़ा हुआ सारा ही है। अप्रोच बदल जाती है, ऑब्जेक्टिव की अप्रोच अलग होती है, सब्जेक्टिव में तथ्य नहीं पढ़ने पड़ते।
और इंटरव्यू में बिल्कुल तथ्य नहीं पढ़ने पड़ते, ऑब्जेक्टिव में आपको सारे तथ्य पढ़ने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिस से पुराने प्रश्न रिपीट हो, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हमारा पढ़ा हुआ जो है ना उसको हम ठीक से गौर कर पाए, हम हर बिंदु पे काम कर सके, ताकि परीक्षा हॉल में हमें प्रश्नों ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल अजनबी सा फील नहीं होगा। फिर परीक्षा हॉल में प्रश्न देखने के बाद हमें वही लगेगा जैसे हर दिन लगता है, नॉर्मल लगेगा, अपना आप आराम से करो। ना तो माइंड पे प्रेशर आएगा, ना बहुत ज्यादा पैनिक होंगे, ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोड जैसी अवस्था नहीं होती। जिस बच्चे ने दाब की प्रैक्टिस की है, आपको क्या लगता है ये खिलाड़ी खेलते हैं, इनको खेल आता ही नहीं है क्या? ये सब आता है और ढंग से खेल आता है इनको। ये 145-50 की स्पीड पे बॉल आती हुई बॉल को भी बाहर भेज देते हैं, फिर भी आपको पता है ये प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। इनके 3 दिन बाद में मैच है ना, तो 2 दिन भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। और इवन जब वो बैटिंग करने जाता है उससे पहले भी वो बॉल को बैट पे जाके प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि मेरी नजर बनी रहेगी इस पे, कॉन्फिडेंस आता है। हमें प्रैक्टिस इसलिए करनी है। अब बात आती है रिवीजन की। चयन के लिए, अंतिम समय में चयन के लिए जितनी प्रैक्टिस जरूरी है उतना ही रिवीजन करना। नया ना पढ़ के रिवीजन करना क्यों जरूरी होता है? वो इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ व्यर्थ है। कई सारी सूक्ष्म बातें हमारे मस्तिष्क से निकल जाती है और ऐसे 10-15 प्रश्न परीक्षा में आएंगे जो सूक्ष्म होंगे, पहले कभी पढ़े हुए थे और रिवीजन के अभाव में आप या तो कर नहीं पा रहे हो या गलत करके आओ। और एक बच्चा फेल होने वाले और पास होने वाले में इतना ही गैप होता है। आप कठिन सवालों के कारण फेल नहीं होते, आप अक्सर आसान सवालों के कारण फेल होते हैं। तो रिवीजन में इस बात का ध्यान रखना जो मैं अभी बताने वाला हूं। आपकी हमेशा एक शिकायत रहती है खुद से, मेरे से नहीं, कि सर सरल सवाल हमारा गलत हो जाए और सर कठिन केड़ो ही आवे मैं सही करूं। इसके पीछे ना कारण पता है क्या? कारण ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना उस समय भी जो टिपिकल है हमारे लिए बहुत जटिल चीजें हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं उसको। एग्जाम हॉल में भी हम ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से करते हैं, क्यों? आप पहली बार कर रहे हो। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तब आसान प्रश्नों को हम ऊपर से निकाल देते हैं, ये कुछ नहीं, छोड़ो यार बात में देख लो। हम आसान तथ्यों को इतना इग्नोर मारते हैं, वो इग्नोर मारते मारते लास्ट में ऐसी स्थिति आती है कि वो तथ्य हमारे फिसल चुके हैं, धुंधले हो चुके हैं। अब जब वो एग्जाम हॉल में आते हैं तब हम वापस वही चीज होती है, या तो उस पर अपन जल्दबाजी करते हैं और या फिर वो धुंधला तथ्य याद आ नहीं रहा है, अब वो बैठा है। अब सामान्य प्रश्न, बेहद बेसिक प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन आगे पाटलिपुत्र, राजगृह, मगध, और बढ़ेगा तो ऑप्शन दे दिए। अरे सारा पढ़ लिया, धम पढ़ लिया, तीसरा अभिलेख, 7वां ये किंचुच धमे, अशोक पूछता है खुद से, और उसका निषेधात्मक पक्ष, स्वीकार्य पक्ष, इसमें ये बातें हैं, सारा है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी देखी नहीं, ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि नजरें फास्ट भागती है, हम अक्सर सामान्य तथ्यों को इग्नोर मारते हैं, वही तथ्य परीक्षा में हम वापस परेशान करते हैं। तो जब प्रैक्टिस होती है तो ऐसे तथ्य आते रहते सामने, क्योंकि पुराने पेपर सरल हुआ करते थे, ऐसे तथ्य पुराने प्रश्नों में आते थे। इसलिए कहता हूं कि प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी होती है कि हम माइनर फैक्ट्स को भी है ना ध्यान से देखते हैं। तो रिवीजन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कठिन है तो उसको भी ढंग से पढ़ो, आसान फैक्ट को भी आप हल्के में मत लो। आप एटलीस्ट कोई भी साम्राज्य पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, नेशनल इनकम पढ़ रहा है, तो आप कम से कम थोड़ा सा आंखें बंद करके उसके बारे में सोचिए, इसमें है क्या क्या, पूरा कल्पना कीजिए एक बार। फिर आप उसको घुमाओगे ना आपके सामने से, तो आपको लगेगा कि ये 2-4 फैक्ट रह गए, बाकी आपने सारा सोच लिया। तो रिवीजन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको
गहरे फैक्ट भी देखने, कठिन बातें भी, और सामान्य फैक्ट्स को भी एक बार नजरों से निकालना है। और रिवीजन में दूसरी गलती हम क्या करते हैं, रिवीजन में हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता। लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो हर बार उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार लगा, और इतना घिसा है उसको, रजिस्टर को या किताब को अलग अलग पेन से ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको पता है ना, आपकी अध्ययन सामग्री में दो टाइप की चीजें होती है, एक फैक्ट होते हैं, एक कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट का रिवीजन बार बार जरूरी नहीं होता है। रिवीजन किसका चाहिए? तथ्यों का। रिवीजन सिर्फ तथ्यों का करना होता है। अब जैसे आप चोरी चोरा कांड पढ़ रहे थे, अब उसमें क्या पढ़ना? उसमें पुलिस वालों ने किया, हमला किया, लोगों ने थाना जलाया किया, ये नहीं पढ़ना। उसमें क्यों जरूर पढ़ रहे हो? तारीख देख लो, जगह देख लो, जिला कौन सा था, कितने लोग मरे, कोई नेता वेता था तो पढ़ लो, बाकी छोड़ो, आगे बढ़ो। पूरी कहानी नहीं पढ़नी है। वो कहानी आपको याद है, क्यों पढ़ के खुश हो रहे हो, मेरे को ये तो आ रहा है। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो तो आप फैक्ट्स पे ध्यान दें। कहानी आपको सच में याद होती है, क्योंकि कंसेप्ट को बहुत अधिक बार नहीं पढ़ना पड़ता, एक बार समझ में आ जाता है ना, तो उसको फिर बहुत अधिक उस पर फालतू समय खराब करने की जरूरत नहीं है। मौर्य साम्राज्य के पतन पढ़ रहे हो तो छोड़ो ना, क्या करना उसको। बट 4-5 जो विद्वानों ने कहा है ना, वो याद रखो। कि निहार रंजन राय ने कहा था कि अशोक की आदर्श दूरदर्शी नीति है, वो एक विमलेंद्र सरकार ने क्या कहा था, रे ने उसने कहा था कि एक वो चीन की तरह दीवार बना देता तो बाहर से आक्रांता नहीं आता। शास्त्री जी ने कहा था कि ब्राह्मण विरोधी नीति थी। अब रोमिला थापर ने कहा था कि प्रशासन का अति केंद्रीकरण किया गया था। डीडी गोस्वामी ने कहा था कि इकोनॉमिक डिसमेंटल हो गया था, सारा सिस्टम बिगड़ गया था। अब ये 5-7 जो तथ्य है, किसने क्या कहा था उतना ही पढ़ना है बस, बाकी की कहानी छोड़ो। मुगलों का पतन पढ़ रहे हो तो सरकार ने क्या कहा, या जदुना सरकार ने क्या कहा, या इरफान हबीब क्या कहते हैं, ये 4 पढ़ लो। 4 थियरी है, बाकी इतनी बड़ी व्याख्या है 1.5-2 पेज की, छोड़ो उसको। रिवीजन के समय इन बातों का ध्यान रखो कि फैक्ट्स को रिवाइज करो, ना कि लाइन टू लाइन वापस पढ़ो। अगर आप लाइन टू लाइन वापस पढ़ोगे तो लास्ट 15-20 दिन रिवीजन नहीं हो पाएगा, भले आप कुछ भी करो, क्योंकि आपके लाइन पढ़ने की क्षमता है। कितनी पढ़ोगे लाइन? आप नोट्स वोट्स में फिर भी लाइन वाइन निकल जाती है। अब किताबें लेके अगर बैठे हो, 5-6 किताबें जैसे है, तो आप एक किताब का भी रिवीजन नहीं कर पाओगे 2 महीने में, तो क्योंकि किताबों में तो अनाप शनाप लिखा होता है। तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें कि रिवीजन करते वक्त फैक्ट्स जो है उनको बार बार देखें, और जो आपका कंसेप्ट है वो अगर आपका क्लियर नहीं है तो देख लो, आपको लग रहा है कि कहानी मुझे पूरी याद है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, तो रिवीजन थोड़ी स्पीड से भी होगा और आपका समय महत्वपूर्ण चीजों पे जाएगा। तो ये 2 चीजें आप अभी परीक्षा का समय रहा हुआ है, याद करके इन चीजों को आज ही लागू करें। इस समय नया पढ़ने की बजाय आप जो पढ़ा हुआ उसी पे ध्यान रखें। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी, ऐसे चैप्टर जहां कंटेंट बहुत अधिक है, सवाल कम आते हैं, वो आप लास्ट 15 दिन नहीं पढ़े, उसको छोड़ दे 15-20 दिन। लास्ट का जो महीना बचेगा ना, जैसे इतिहास पढ़ रहे हो, राजपूत राजवंश छोड़ दो, दक्षिण भारत पूरा ही छोड़ दो, थोड़ा बहुत देख लो कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, संस्थापक कौन था, थोड़ी कला देख ली मोटी मोटी, राजाओं की उपलब्धियां छोड़ दो उसको। क्यों? क्योंकि पूरे राजपूत राजवंश और दक्षिण भारत के इन शासकों से सवाल आएंगे 2। अब 2 सवाल के लिए अगर आप उसको लाइन टू लाइन, रीडिंग बिटवीन द लाइन जैसे हम कहते हैं, वो करोगे ना, तो वो आपका 20 दिन ले लेगा। वो 15-20 दिन में सवाल कितने आ रहे हैं? 2। आपको पता 20 दिन में आप अगर प्राचीन भारत लेके बैठते तो उसमें सवाल आ रहे हैं 35, वो पूरा ही कर लेते। तो इस समय ये भी जरूरी है कि आप अपना समय कहां दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? समय कहां दे रहे हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। समय
उन पॉइंट्स पे देना है जो आपको लगता है कि ये ज्यादा मार्किंग वाले पॉइंट्स। अब 450 का पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, 500 का सेकंड ग्रेड का है। जरूरी नहीं है कि आप 500 का 500 तैयार करो, या जरूरी नहीं कि आप 450 का ही तैयार करो, आप 420 का ही करके जाओ गली। आपको पता है आपने क्या क्या छोड़ा है इसमें, तो 420 में से भी तो 300 आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, टाइम बच जाता है। तो लास्ट 2 महीने में कोशिश करो कि आप इस प्रकार से तैयार करें कि जहां से प्रश्न आते हैं, कंटेंट कम है, वो सारा ही पढ़े। जो बहुत बड़े चैप्टर है, जैसे मैं मेरी बात बताऊं, मैं फर्स्ट ग्रेड के टाइम में मैंने कहा ज्यादा समय नहीं है, छोड़ दूं कुछ पोर्शन, क्या छोड़ू, तो मैंने साउथ इंडिया छोड़ दिया, ये राजस्थान के राजवंश और भारत के राजवंश दोनों ही छोड़, राजपूत काल पूरा ही छोड़ दिया। अब राजपूत काल में एक सवाल आया, कौन सा आया कि एक अधिकारी पूछा था कोई प्रतिहार कुछ लिख के, राष्ट्रीय अधिकारी, वो तो ठोकी सही होगी, वो भी गैस पावर यूज किया, मेरा तो वो भी सही हुआ। इसका मतलब आरपीसी के अनुसार मेरे राजवंश तैयार थे। क्यों? आरपीएससी की नजरों में मेरे राजवंश तैयार थे। एक सवाल आया था भगवानी के सब कि राष्ट्रीय प्रतिहार एड़ो कोई शब्द आए तो कि पद कैरम संबंधित है, और मैं गैस पावर यूज की, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी में क्या किया, ये एक बात और भी बताना चाह रहा, जैसे एक तो ये, दूसरा पूरा जैसे कोई नए चैप्टर जोड़े वगैरह है ना, कोई बहुत कठिन चैप्टर है तो ठीक है, लास्ट महीने दिन नहीं पढ़ना, बाकी तो आपकी दृष्टि सभी पे एक बार पड़ी हुई होनी चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे साउथ इंडिया वगैरह है, ऐसा नहीं आज से आप छोड़ दो, कभी इसको हाथ नहीं लगाएंगे, एक बार पढ़ा हुआ है ठीक बात है, लास्ट जो महीना बचेगा से उसमें ऐसा टाइम खराब नहीं करना हमारे को। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लेना चाहिए, मोटा मोटा सारे टॉपिक थोड़े थोड़े देखने चाहिए, क्योंकि जितने बड़े टॉपिक होते हैं उससे सरल सवाल आता है। अब जैसे अंग्रेजी, तो मेरी इतनी ठीक नहीं थी, ग्रामर मैंने पढ़ रखी थी, 2 से 3 सवाल आते थे, मुझे पता है उसमें वोकेब से आते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ पुरानी वोकेब से एसएससी की देख के और अंडरलाइन किए, 40-50 वोकेब पढ़ी, इनमें से कोई आ गई तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और हमारा सौभाग्य देखिए, 3 वोकेब आई और तीनों की तीनों उस अंडरलाइन में से आई जो हमने कही थी कि ये पुरानी पूछी हुई थी सारी, तो वो 40 एक वोकेब हमने ढंग से देख ली, और 3 वोकेब आई हमारा अंग्रेजी में 5 सही। मतलब आरपीसी की नजरों में मैं बहुत अच्छा अंग्रेजी का विद्यार्थी, जबकि असलियत ये है कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, पर ग्रामर थोड़ी बढ़िया समझ गया और वोकेब में थोड़ा देख लिया बस। एक मिनट, इसलिए किसी भी टॉपिक को पूर्ण रूप से छोड़ना नहीं है। आप नॉर्मल हाथ पांव डाल दो, क्वेश्चन कुछ तो हाथ लगेगा, एक आधा सवाल, 1-2 सवाल। जैसे साउथ इंडिया मैंने क्या याद किया, राजवंशों के क्रम याद किए, कौन सा पहले आया, किसने किसको हटाया, चालुक्यों को किसने हटाया, पल्लवों को किसने हटाया, किसको हटा के पल्लव आए, क्रम एक पेज में तैयार किया पूरा, किसके कौन संस्थापक थे, किसकी कहां कहां राजधानियां थी, ये पूरा एक पेज पे तैयार करके टेबल पे चिपका दिया। और आप 16 वाला पेपर देखना, दक्षिण भारत का सवाल आया था कि पल्लवों ने किस शासक, आदित्य प्रथम ने किस शासक को पराजित करके और उसकी स्थापना की थी चोलों की। वो मारे हुए पन्ने में सेट आता हूँ, और वो एज इट इज सवाल आया और मैं उसको सही करके आया। तो आरपीएससी की नजरों में मैं बिल्कुल दक्षिण भारत का नीलकंठ शास्त्री। मैंने वो छोड़ दिया, लेकिन मैंने वो पेज तैयार किया कि किस राजवंश की संस्थापक, इनकी राजधानियां, वो पूरा पेज तैयार करके रख लिया, इतना ही पढ़ा। और ये का ये मैंने राजपूत काल में किया, और ये का ये जब मैंने पढ़ाया था तो राजपूत काल में सेम यही किया था, और वहीं से राजपूत काल के 2 सवाल, पिछली बार भी वही आया, उससे पहले भी यही आया, कुछ नहीं आया, राजपूतों के राजवंश और संस्थापकों के नाम आए थे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था, प्रश्न सही हो गया, माथाफोड़ी ज्यादा की नहीं उसमें। और मान लो वहां उनके राजाओं से डेप्थ में चले गए तो थे पढ़ियो तो ही सही है वो, मतलब बहुत गहराई में वो चले गए ना, जैसे राजेंद्र प्रथम की कौन सी उपलब्धियां हैं, तो मजा करो, भले पढ़ जाओ तब भी होगा नहीं, तो क्यों माथाफोड़ी करनी। तो आपको ये चुनना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक में हमें थोड़ा कम ध्यान देना है।
और लास्ट महीने में ये बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। तो देखो, रिवीजन करना है, कैसे करना है मैंने तरीका बता दिया। प्रैक्टिस कैसे करनी ये भी मैंने तरीका बता दिया। टेस्ट सीरीज का भी मैंने बता दिया, इसको ज्यादा सीरियस लोड नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज में तो इतना ही है, मैंने बता दिया इसके क्या फायदे हैं, क्या हानियां हैं। हानि तो नहीं बताई, हालांकि हानि कुछ होती भी नहीं है। हानि इतनी होती है कि आना जाना थोड़ा फंसे और रोके बड़े टाइम खराब करे, इसके अलावा कोई हानि है नहीं इसकी। और ये बता दिया सिलेबस के मेजर पोर्शन अच्छे से पढ़े, जो कम मेजर है, जहां जहां पे ज्यादा प्रश्न आता नहीं और बहुत बड़ा वास्ट है, और लास्ट महीने में उसको नहीं देखे। इसके अलावा कुछ 2-4 बातें और जो अपने को विशेष तौर पे इस समय ध्यान रखनी है। अब 1-1.5 महीने का समय बड़ी शिद्दत से पढ़ना। अच्छा, आप टाइम डबल करना, मतलब 1.5 महीने को 3 महीने में कन्वर्ट करना। ये मैं हर बच्चे को कहता हूँ, एग्जाम टाइम में लास्ट में कैसे दिया होना चाहिए। कैसे होने का मतलब है कि पीछे आए बाएं दाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखना। अगर आप 1.5 महीने को 3 महीने में करने में सक्षम होते हैं ना, तो आप मार्केट से आगे हो जाओगे, अपने आप हो जाओगे। और अगर आप 1.5 महीने को 20 दिन में कन्वर्ट कर गए तो सारा काम हो जाए से पक्को। और 1.5 महीने को 20 दिन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि पहले से आधी पढ़ाई, क्योंकि लास्ट में ये सब डबल करने की फेज आती है। तो इस समय 1.5-2 महीने का जो समय है, आप पूरी ताकत लगा के कर लीजिए। ये सोच के कर लीजिए कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी मैंने बेस्ट एफर्ट्स डाल दी। परिणाम आपके हाथ में नहीं है। रैंक फर्स्ट को भी पता नहीं होता कि वो फर्स्ट होने वाला है, फेल होने वाले को भी अंदाजा नहीं होता कि वो फेल होने वाला है। नसीब भी कोई चीज होती है, नियति ने जब तक आपके लिए सेट नहीं किया ना, तब तक नहीं मिलता। अब आप ये कह सकते सर हमारी अगर नियति में नहीं है तो, अब क्या पता नियति ने यही लिखा है कि तेरे को बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को नहीं मिलेगा। अगर नियति ने ऐसा अगर लगा रखा है बीच में, अगर मगर कोई लगा रखा है, तो आप तो छोड़ चुके। इसलिए ये दिमाग में बात नहीं लानी है कि भाई रिजल्ट क्या रहेगा। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है, इसको आप कैसा यूटिलाइज करते हो, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। परिणाम क्या है ये तय है, हम निमित्त मात्र है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी हार्ड होने से मेहनत कर सकते हैं। और जहां तक मेरा एक भरोसा है कि परिश्रम अक्सर नियति को बदलता है, कठिन मेहनत अक्सर नियति को बदलती है। क्योंकि लिख लिख के कई बार हाथों की रेखाएं भी चेंज हो जाती है। भाग्य की रेखा यूं ही नहीं बनी है, जो जितना ज्यादा लिखता है ना, आप देखना इसमें अपने आप बन जाती है। लिखा ही नहीं है बिल्कुल, कदे बिल्कुल साफ पड़े हाथ, मेहनत ही नहीं करी, बताओ। वो फ्रांस काफका का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कुछ पहले, वो कि आपको अखरोट देगा, तोड़नी तो आपको पड़ेगी। ईश्वर आपको अखरोट दे सकता है, तोड़ के खाएगा कौन? वो तो आपको करना पड़ेगा। नियति तो आपको अवसर दे सकती है, भुनाना किसको है? भुनाना तो आपको है। अगर परीक्षा के लास्ट टाइम में ये थॉट्स आने शुरू हुए ना कि सीट कम है, मेरा कैसे होगा, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे तो टेस्ट सीरीज में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, मैटर नहीं करती। पिछली टेस्ट सीरीज में मेरे टॉपर्स 5-6 टॉपर्स थे, एक भी नहीं हुआ। और जो लास्ट में आते थे वो सारे अभी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। रैंक कौन सी थी सर? रैंक हमारे टेस्ट में सर 50 में आती है, 60 में आती, टॉपर नहीं हुए। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि टेस्ट सीरीज के टॉपर्स रहने की अहमियत कोई बहुत अधिक नहीं होती। परीक्षा हॉल में आपका व्यवहार कैसा, ये भी बहुत मैटर करेगा। परीक्षा से 1 महीना 1.5 महीने पहले आपका व्यवहार भी बहुत मैटर करेगा। इसलिए माइंड सेट में एक ही बात रखिए कि अपने को स्कोर करना है। हिस्ट्री के हो तो आपको केवल इतना सोचना है कि 35 और 100, 35 और 100। 135 पे ओबीसी के बच्चे भी सेलेक्ट हुए। कितनी मेरिट थी इस बार?
270 ही थी, 63 थी। मैंने ओबीसी की मेरिट 270 हिस्ट्री की कभी नहीं देखी। लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, लड़कियों की इससे ऑब्वियसली कम है। 35+100 करना मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और ये घर आके आप भी खुद रियलाइज करते यार इसमें मैं 100 तो कर सकता, तो ओथ क्यों को किया? जब कर सकता था तो परीक्षा हॉल में क्या हुआ था? मैं बस यही बात कह रहा हूं कि हॉल में जाके ऐसी गलतियां नहीं की। 3500 का टारगेट लेके भी चलते हैं ना। अगर आपको कोई ये कहे ना कि 35 और 100 का आपका रखना है, आप इजीली कर लोगे। आप क्या करते हो, बहुत अधिक सोचते हो, फिर लगता है कि मार्केट ने पता नहीं कितने किए होंगे, फिर लगता है कि हमारे बाकी वाले सब आगे चले गए होंगे, जबकि हिस्ट्री उठा के देखो ना कब मेरिट रही। सीट भली इस बार कोई बहुत अधिक सीट थोड़ी थी, 100 सीट भी नहीं थी। और पूरे राजस्थान के बच्चों ने पेपर दिए। छोरा तुम्हारे इतिहास में 10 लड़का 10 टाबरी तो मिले 290 में ऊपर। तो फिर इसलिए हमें वो बातें बिल्कुल नहीं सोचनी। इसमें सिर्फ इतना सोचना है कि 1.5-2 महीने का टाइम है, 1-2 बार सिलेबस को बढ़िया पढ़ लेंगे और दवा की प्रैक्टिस कर लेंगे तबीयत से, और एग्जाम हॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस दे देंगे। माइंड सेट में इसके अलावा कोई बात नहीं लानी, ना किसी से तुलना करनी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे से बहुत अधिक इंटेलिजेंट बच्चे आज बाहर बैठे हैं, लेक्चरर भी नहीं हुए, मैं उनको मन से मानता हूं होशियार है मेरे से, लेक्चरर भी नहीं बने। और एक मैं था पता नहीं कौ करे मामलो सेट हुआ तो गया बेटा। तो बस मैंने आज दिन तक, मैं हकीकत बता रहा हूं अपनी बात, ऐसा नहीं पास होने के बाद बता रहा हूं, हमने कभी रिजल्ट पे सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें इतना पता था कि अपने से सब ठीक है इस दुनिया में, अपने को तो पेपर ही ठीक करना है, बाकी तो मामला अपने गड़बड़ है। बाकी कंटेंट के मामले में भैया अपने से सब आगे, पेपर को ऐसा सेट करना है बढ़िया। 35 आ रहे हैं तो 37 करके आएंगे, 30 लेके रो के नहीं आएंगे। बात ये है, पेपर ही सेट हुए, मतलब सेट हुए ना, पेपर खरीदे को लाए परीक्षा हॉल में जाके हमने ठीक ठीक प्रदर्शन किया। मुझे कभी रिग्रेट नहीं रहा कि ये प्रश्न मैंने आते हुए गलत कर दिया, ये मैंने घोड़ा गलत भर दिया, ये मैंने वो ये गलती कर दी, ये मैंने पढ़ने में भूल कर ली। कभी हुआ ही नहीं ऐसा, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। जबकि आज तो मैं हर स्टूडेंट से एक न एक शिकायत सुनता हूँ, वो कहता हमारे घोड़ा बनना रह गया, क्योंकि हमारे आतो गलत हो, क्योंकि हमारे ऊपर पेपर सही लागू तो यह मैं गलत भरी, तो मजा कर फेल होने लायक ही। जब पेपर में सही लगाया है और उधर गलत भरा है, तो आप कसम लेके गए हो मुझे फेल ही होना है, इसका इलाज क्या? मेरे पास आते बच्चे सर्विस का क्या इलाज? इसका बेटा कोई इलाज नहीं। पेपर में सच में सही लगा हुआ बड़ा है, बंद बारेठा भरतपुर आए तो ऐसा ही पेपर में छोर में 9 मार्कशीट बड़े भेजे सर, देखो वो सही माधोपुर करे, बहुत बढ़िया काम, ये तो मोर मान सही माधोपुर बड़े ऑप्शन तो भाई। ऐसे बच्चों का भगवान नहीं मालिक। जब आपको ऐसे सवाल आप उधर सही कर रहे, इधर गलत क्यों भरा, मुझे ये आज तक इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो अगर ध्यान गुण सर भरते भरते मेरे दिमाग की बात आई, मेरे को लगा भरतपुर हो ही नहीं सकता, तो भरतपुर हो नहीं सकता तो यहां पे टिक क्यों किया? तो जब कर रहा था लगा था भरतपुर है, जब ऑब्जेक्ट उस पे बबल पे आया तो लगा हाँ भरतपुर नहीं हो सकता। और सर यह 2.66 गया हमारा, तो सर एड़ा घना गया हुआ है, बड़े चेक करने को तेरे ऐसे कई गए होंगे, ये तो एक तेरे ध्यान में आया। इसलिए माइंड सेट एक ही रखिए, अपन मेहनत कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं। जिस दिन परीक्षा हो जाए बढ़िया बेस्ट अटेम्प्ट ले लेना, और उसके बाद परीक्षा होने के बाद पेपर बढ़िया हो चाहे खराब हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्क डाइवर्ट करोगे ना तो फिर गई 5 साल की। वापस अगर पढ़ने की इच्छा हो तो वापस उसी भर्ती पे लग जाना,
उसी दिन से पेपर हुआ, आके की आएगी तब चेक कर लेना, बंद करके रख दो, वापस जो भी आपका विषय है, क्या क्या मिस्टेक्स रही है, लेके हाथों हाथ उस पर लग जाओ, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आ गई इन पाइपलाइन है। और अगर ऐसे रास्ते बदलोगे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, तो कहीं मुझे रास्तों घर लास्ट में घर ही आए। ये रास्ता ऐसे जिग जैग लास्ट में कहाँ आएगा, ढाणी। इसलिए स्ट्रेट रहना, जिस भर्ती को लेके लगे हो उसके पीछे पड़े रहना, उसको छोड़ना मत, मैं यही कहूँ। हम सबसे बड़ी मूर्खता ये करते हैं, अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड के हुए थे जून जुलाई में पेपर पिछली बार, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जून जुलाई के पेपर के बाद कई बच्चे सेकंड ग्रेड में गए, आप में से भी कई गए, सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में गए, बड़े ब्याह में गई कौन हुआ, कुछ नहीं, दोनों में जनवरी में थर्ड ग्रेड हुआ, दो गम और पालिया भाई, जून का गम तो था ही, फिर जुलाई अगस्त में सेकंड ग्रेड का गम और एक्स्ट्रा भार हो गया दिल पे, फिर उस भार को उतारने के लिए थर्ड ग्रेड का एग्जाम और दिया, वो भार और हो गया। अब फरवरी, वो डबल भार के चलते दबाव में अब फरवरी में कहा कि अब सर क्या करें, अब वापस फरवरी में लगे हो। अरे भाई तो जुलाई में लग जाता। अब दो टाइप के स्टूडेंट हुए, कुछ ऐसे थे जो जुलाई से फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बता रहा हूं, जो इस तरह से घूम के आए और फरवरी मार्च में वापस जीरो से शुरू हो गए। अब न तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, मन में लग रहा है पता नहीं मेरे समय बर्बाद हो गया, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। सेम कंडीशन वापस आने वाली, क्योंकि अभी ये तीनों भर्तियां फिर आएगी एक साथ, सरकार को लेने नहीं है तो ये एक साथ आएगी, अभी फिर आएगी, आप देखना, मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, तब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप जिस भर्ती पे आज हो ना, उसी भर्ती में लगे थे, क्योंकि एक बच्चा एक वैकेंसी में बाहर हो सकता है, एक वैकेंसी में फेल होने के बाद अगर लगातार वापस लगा रहता है ना, दूसरी वैकेंसी में कोई दुनिया की ताकत उसको फेल नहीं कर सकती। ये बात मैं इसलिए बार बार बताता हूं क्योंकि हम सच में भटक जाते हैं, बस इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो विभिन्न सारे सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये भटकाने वाले बहुत लोग आएंगे। कोई कहेगा परीक्षा होगी नहीं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। मैं कहता हूँ बेरोजगार आदमी और बीमार आदमी किसी पे भी भरोसा कर लेते, किसी पे भी। अब ऐसा कई नमूना है मार्केट के अंदर, असामाजिक तत्व पोस्ट लिख लेंगे कि सूत्रों के अनुसार फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा आगे जाए, ठीक है, लिख लिया, लिख के वो बहुत बंद करके मस्त पढ़ेगा, और हमें पूरे मार्केट में खलबली में छोड़िए, परीक्षा आगे जा रही कि नहीं जा रही, सबको डिस्टर्ब करके वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। जो लिख रहा है उसकी कुछ तो ऑथेंटिसिटी चेक करो, आदमी कौन है। यूं ही बैठे बैठे लिख लेते हैं मार्केट में, उनको मतलब नहीं है किसी को। इंजीनियरिंग वाला लिख लेगा कि इतिहास का पेपर आउट था, उसको इतिहास से कोई मतलब नहीं, उसको तो मजा आ रहा है, ठीक है ना, क्या है, कमेंट आएंगे, पैसे आएंगे कमेंट से। इसलिए डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें है ना, अभी हटाओ 1-2 महीने से, जितना जल्दी इससे दूर होंगे उतना फायदा है। बाकी देखिए, सीट भले कम हो तो ढंग से पढ़ता है उसका सिलेक्शन तो भाई हो जाता है, डेडिकेटेड, प्रॉपर, और तैयारी के दौरान कोई मिस्टेक नहीं। मिस्टेक का मतलब जो मैं अभी बता रहा था, ये जैसे कोई बच्चा क्या मिस्टेक करता है, प्रैक्टिस नहीं करता, पढ़ा खूब है। कोई बच्चा क्या मिस्टेक करता है, रिवीजन नहीं करता, नया नया पढ़ता जाता है। कोई क्या मिस्टेक करता है कि रिवीजन में भी याद करने की कोशिश नहीं करता, केवल पढ़ता ही है। आपको पता है कि कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो तो वापस सोचो तो सही कि हमने पढ़ा क्या इस समय। तो ऐसे 4-5 गलतियां मत करो। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो रात भटकते रहते हैं। कोई बच्चा गलती क्या करता है, एग्जाम हॉल में जल्दबाजियां करते हैं। ये जो मैं बता रहा था ना अभी, ये ऐसे इधर इधर लगाया, अंदर वो लगाया, ये सिर्फ जल्दबाजी का नतीजा है। इसीलिए तो कहता हूं कि जो पहले शॉर्ट में आंसर आता है वो कर लो, वो सही है। और इतिहास गवाह है, जिसने उत्तर चेंज किए वो गलत गए।
क्योंकि मेरे साथ भी होता था ये, 5 चेंज करते थे तो 4 गलत होते थे, फिर अंदर ही अंदर घुटते थे ये सही था क्यों चेंज किया तो है। अरे हमारा दिमाग पहली बार सही लगा था एकदम, अब दूसरी बार जो कर रहे हो ना ये ओवर थिंकिंग का परिणाम है। हम फालतू बाल की खाल निकाल के उत्तर गलत कर रहे हैं उसको। अब वो बाल की खाल निकालते हैं तब हमें कई सारे दिमाग में लॉजिक आते हैं, हम बिल्कुल आइंस्टीन बन जाते हैं। ऐसे ऐसे लॉजिक आते हैं ना, साइंस भी जोड़ देते हैं इतिहास में, ऐसे करके बस कुछ नहीं गलत करना उसको, उसका कुदृष्टि उस पर पड़ गई है, अब सवाल गलत करके आएगा, हाथ रोक दें तो कोई नहीं। अभी हिस्ट्री का पेपर बना है, रमेश बना रहा है, उसमें रमेश को भी एक जिम्मेदारी दी हुई, उसमें कुछ प्रश्न में सेट, मेरा भतीजे तो फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने गया, मैग देख गणित आवो कौन, इंग्लिश आवो कौन, विज्ञान आवो कौन, ना 2 बार फेल हो गया पहले पेपर के कारण, इस बार जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना, ठीक है आपका वो आप बताओ मैं वही करूँ। 55 सवाल ही तेरे दायरे में है, 20 तेरे दायरे से बाहर है। किसी भी सूरत में 55 अटेंड नहीं करने थे, रोक देना है हाथ को वहीं पे जाके, भले हाथ में महीना लास्ट में खुजली भी हो पेन भेड़ी कर दे, घोड़ो मत भरे, तो लास्ट में 10 मिनट क्या है आदमी की खुजली होती है हाथ में, एक भर देता हूँ, रहता नहीं है ऐसे, मतलब से लगता है जैसे एक घोड़ा भर दूंगा, एक नहीं भरेगा, हमारी बात मान ले ठीक। 52 अटेंड किया उन्होंने और कट कटाई 32 हुआ और 106 सवाल सेकंड पेपर में, सेकंड में दिक्कत थी नहीं, इतनी ज्यादा सिलेक्शन हो गया। और अगर वो, मुझे पूरा भरोसा था कि अगर इस तरह से अगर वो शपथ दिला के नहीं भेजता ना तो वो 60 करता, 60 कर देने मतलब कि 3 सवाल गलत होते ही वो बाहर था, बस उसको सिर्फ रोका गया था। मैंने कहा देख अपने को अपनी क्षमता पता है, क्या किसी दूसरे साथी को देख के क्यों करना है, किसी का कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ वगैरह तगड़ा, अब एक लड़के कल मैं मार्कशीट देख रहा था 52 सवाल थे कट कटा के पिछली बार फर्स्ट पेपर में 52 सवाल, तो वो कह रहा सर मेरी गणित अंग्रेजी विज्ञान हिंदी कुछ गलत होने का चांस ही नहीं, स्कोप ही नहीं है, मैं इस बार भी इतना ही करूंगा। वो फर्स्ट सेकंड पेपर में रह गया, इतिहास इतनी थी नहीं, गणित का स्टूडेंट इस बार कर लेगा, सर मेरे कोई स्कोप था ही नहीं फर्स्ट पेपर में कम होने का, भले कैसी गणित आएगी मैं करूंगा सर, मुझे आती है सर। उसको देख के थे कह रहा हूं पेन वाला, उससे ये कह रहा हूं वो कर सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी रेंज से कितना मामला बाहर है, फिर उस हिसाब से अटेंड करो, क्योंकि सीमाओं को क्रॉस करोगे ना तो क्या है कई बार गोली लग सकती है। इसलिए कोशिश करो कि हमें हमारी लिमिट्स पता होनी चाहिए, इससे अधिक हमें नहीं करना है। और लास्ट में आधा 15 मिनट बचते हैं ना, वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है फेल होने का पास होने का, वहां अपने आप को कृपया करके रोकिए बस। फिर करंट के सवाल में आते हैं, जयपुर होगा होगा, अरे होगा कैसे होगा तो मैंने देखा है ये, कम से कम लास्ट 10-15 मिनट ऐसे ही रखते ना करें। लास्ट 10-15 मिनट हम 5-6 प्रश्नों को सच में ऐसे करते हैं, और इतिहास गवाह है कि उनमें से सही कभी किसी का होता नहीं। तो इस प्रकार की हरकतें परीक्षा में ना करें। बाकी बढ़िया पढ़ते रहें, और आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो बताइए। और तो बस ठीक है, इस बातें होते सर। अभ्यास के लिए किताबें तो बेटा मार्केट में आई होगी, देखो मेरे को किताबें थोड़ी मुझे कम पता है। हाँ कोई भी, देखो मैं कहता हूँ अभ्यास के लिए आप किसी भी कोचिंग के जैसे 20-30 टेस्ट पेपर है वो भी लेके आ जा सकते हैं, एक साथ इकट्ठे करके लेके आ जाओ, वो मिला लो। अभ्यास के लिए PYQs की बुक्स आती है कोई, वो भी लेके आ जाओ। कोई 10-15% कोई मॉडल पेपर आए हुए ढंग के हो, वो लेके आ जाओ।
ढंग के नहीं लगे तो छोड़ देना कि काम का नहीं, फालतू यूजलेस प्रश्न कर रहे, ज्यादा कीमत भी नहीं होती उनकी, तो क्या 50-60-100 रुपए लगते हैं। हमें अभ्यास से मतलब, हम कहीं से भी कर सकते हैं। बट ये है कि आप ये ना सोचे कि टेस्ट सीरीज अभ्यास है, ये अभ्यास का एक भाग हो सकता है लेकिन ये पूर्ण अभ्यास नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहे। और कोई करंट तैयार हो गई है, कब आएगी सॉरी करंट वाली बुक? 18 तारीख, 15 लास्ट में मेरे दिन पढ़ ले आओ, कहीं को 10 पढ़ तो रहेंगे, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहेंगे। करंट तो बिल्कुल नया तो आएगा नहीं, वही होगा, वही खबरें होगी, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा बढ़िया। इस बार भी देखो, मैं अभी बताऊं 10 प्रश्न आएंगे करंट के, मैं 6-7 की तो गारंटी लेता हूं, इतना मुझे भरोसा है। ऐसा ही में भी 20 प्रश्न थे करंट के, 15 क्वेश्चंस अपने 2 महीने की क्लास में थे, और जो 5 बार गए ना वो भी इंटरनेशनल करंट के गए, क्योंकि वो मैंने बहुत छोटा पढ़ा है, मैंने कौन माथाकुटी करेगा इसमें। बाकी अपने राजस्थान में कोई बार कुछ बार नहीं था, न इंडिया का एक आधा सवाल मेरे हिसाब से बार था। सिर्फ 3 महीनों का ही पढ़ना करंट अपने को, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल मई में लास्ट में परीक्षा है, तो 15 अप्रैल तक पढ़ना, क्योंकि इस बार इन्होंने फरवरी का 1 प्रश्न दिया है, तो ये बहुत लेटेस्ट पेपर दे रहे हैं, इसलिए मैंने 15 मार्च अप्रैल तक का अपनी बुकलेट में कवर किया। इस वजह से लेट हुई, नहीं तो मैं मार्च तक करता ना तो ये 5 तारीख तक जारी कर देता, फिर ये 15 दिन का करंट कोई आ गया तो कैसे करूंगा। वो एक किताब खूब है, आपको कोई माथा बड़ी ज्यादा करनी नहीं, उसको एक को पढ़ लिया तो 6-7 सवाल हो जाएंगे, और करंट में 5-6 सवाल करना इस समय उपलब्धि है अपने आप में। ये मतलब मार्केट से आप 2 सवाल एडवांस ही, और कुछ सारा कुछ मिक्स हो गया ऐसे। और जब अभ्यास करते हैं तो सवाल हो जाते हैं। रिवीजन की थोड़ी कमी सी है बेटा, जब मुझे लगता है कि हम हमारे कंटेंट को कम से कम 2 से 3 बार ठीक से घुमा देते हैं ना, उसके बाद चीजें सॉल्व आउट हो जाती है, मतलब सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर कम से कम 2-3 बार तो नजरों से घुमाना ही पड़ेगा, और फिर जो मिक्सिंग वाली बात है वो सबके साथ ही होती है, मतलब केवल आप नहीं है, ये हाथ खड़े करो तो सबके साथ ही, मेरे साथ, मैं खुद ही हाथ खड़ा करूँ। बट हाँ ये है कि परीक्षा हॉल में थोड़ा नए प्रकार का सवाल आता है, तो हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमने पढ़ते वक्त चीजों को गौर नहीं किया था ठीक से, और वहां वो तथ्य एकदम आ गया ऑब्जेक्ट उसमें विकल्प के रूप में, तो दिक्कत आती है। बट पढ़ते रहो, जितनी रिवीजन होगा, जितना ढंग से अभ्यास होगा, ये समस्या समाप्त हो जाती है। अच्छा, ये पूरे मैटर के साथ नहीं होता, 10-20% के साथ होता है। मतलब जैसे आपने 100% सिलेबस पढ़ा है ना, तो 50-60% तो क्लियर, उसके साथ दिक्कत नहीं है। हमें वो नजर आ रही है जिसके साथ हो रही है बित्ते, तो ये बात होती है 20-25% के साथ, यही है ना। बस तो 70-80% तो हमारे का सिलेक्शन तो वही करवा जाएगा, 70-80% में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको लेके ज्यादा नहीं सोचना है, बस पढ़ते जाओ, ताकि वो चीजें भी धीरे धीरे परीक्षा तक ठीक हो जाएगी। हाँ, आप आपके इंग्लिश लिटरेचर में तो 30-40% सिलेबस नया ऐड कर दिया इस बार, कंटेंट भी नहीं आया मार्केट में उसका कोई, अब उसको फिर बिल्कुल छोड़ रखा है। मतलब 20 एक दिन में पूरा हो जाएगा। अब आप ऐसे कर सकते, बट आप ऐसे कर सकते हो कि जो नया पोर्शन जुड़ा है ना, उसको अलग से बना दो, और उसको एक बार 20 दिन में, ये अभी 20 दिनों में आप कह रहे हो पूरा हो जाएगा, तो परीक्षा से पहले एक बार और उसको नजरों से घुमा देना। क्योंकि मेरा जो एक अनुभव है वो ये कहता है कि जब भी सिलेबस चेंज होते हैं, जो जो नए टॉपिक ऐड होते हैं, उनमें 2 खास बातें होती है, अपने हिस्ट्री में भी हुआ है, सब में हुआ है। 2 चीजें खास होती है। पहली, उस हर टॉपिक से एक एक सवाल आएगा, जो जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं ना, वहां से डेफिनेटली एक एक प्रश्न आएगा, पहली बात। और दूसरा, और वो सवाल सरल आएगा।
हर टॉपिक से सवाल आएगा और वो सवाल सिंपल आएगा। तो अगर आपने उसको एक दो बार भी पढ़ लिया ना, तब भी वो आपकी रेंज में होगा। तो अपने को ऐसे हौसला तोड़ना नहीं है कि ये पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि अगर टफ आ गया तो मान के चलिए पूरे राजस्थान में उसको कोई नहीं कर पाएंगे, इवन शिक्षक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नया जुड़ा है तो सबको इतना ही टाइम मिला है, प्लेटफॉर्म सेम है। तो आप कम से कम उसको एक बार आपका कोर्स हो जाएगा ना, उसके बाद एक बार थोरोली घुमा देना नजरों से, एक बार महीने भर के लिए, छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, सवाल हर टॉपिक से आएगा। अरे तो कोई गुलदस्ता वगैरह लाए हो, देवी सिंह को सम्मानित करते हैं, लाओ, ये लेक्चर बनना बच्चा। देखो कितनी साल की मेहनत है, मेरे 2018 का स्टूडेंट है, ऑफलाइन बैच में आता था। हाँ बेटा, दोनों का ले लेता हूँ, पहले इनका बोल लेता हूँ। हाँ, कथन कारण, कथन कारण सबसे सरल प्रश्न होते हैं। कुछ नहीं करना, मैं आपको कथन कारण सॉल्यूशन का एक तरीका बताता हूं। कथन पढ़ो, कथन और कारण के बीच में, ध्यान से सुनो, कथन और कारण के बीच में एक शब्द लगा दो, क्योंकि। क्या लगाना है? क्योंकि। कथन पढ़ो, फिर क्योंकि लगा के कारण पढ़ो, आपका उत्तर निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे मैं हिस्ट्री का दूं या ज्योग्राफी का दूं? चलो दोनों दे देता हूं ना, एक इतिहास का और एक ज्योग्राफी का सवाल देता हूं। गांधी जी ने, देखो ध्यान से सुनना, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में जिन्ना के विरोध करने के बावजूद भी खिलाफत मुसलमानों का साथ दिया था। ये कथन है और ये सही है, ध्यान रखना। जिन्ना के विरोध करने के बाद में भी गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया था। जिन्ना ने कहा था कि इन मौलवियों के भरोसे मत आओ, ये कट्टर मुस्लिम है और देश में दंगे हो जाएंगे। गांधी जी ने सपोर्ट किया। कथन कारण, गांधी जी चाहते थे कि भारत के होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम अगर साथ देंगे तो एक संगठित आंदोलन होगा, तो हमारी जीत हो जाएगी। ये कारण है इसका। अब आप सोचो, कथन क्या था कि गांधी जी ने उनका खिलाफत मुसलमानों का साथ दिया क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये आंदोलन संगठित रूप से आगे बढ़े। दोनों सही है और व्याख्या भी सिर्फ क्योंकि लगाना। ये थर्ड ग्रेड वालों को क्योंकि का बात समझ में नहीं आई। इतनी छोटी सी बात है, अगर क्योंकि नहीं लग रहा है ना, तो इतने आप अंदर से रूड हो जाओ, एकदम रूड का मतलब समझ रहे हो? नहीं तो नहीं। कथन दोनों सही है, क्योंकि सेट नहीं हो रहा है मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं ये कर ही रहा है, ए एंड बी सही। हाँ, कथन सही है, कारण सही है, क्योंकि से जस्टिफाई हो रहा है, देन गो विथ ए कि दोनों सही है और उसकी व्याख्या कर रहा है। क्योंकि से जस्टिफाई नहीं हो रहा है, गो विथ बी की व्याख्या नहीं हो रही, बात खत्म। समझ गए ना? बस क्योंकि लगाना है और कोई माथामुड़ी ज्यादा नहीं करनी आप। इतनी सी तो बात है। देखो, बड़ी समस्याओं का एक सामान्य हल होता है। हाँ, पढ़ने इसमें टेस्ट सीरीज में सेकंड की टेस्ट टाइम ज्यादा लग रहा है, तो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो डेली 2-4 घंटे, 2-3 घंटे प्रश्न वगैरह मिलाइए। देखो मैं बता रहा हूं, जितना आप अभ्यास करोगे ना, जैसे एसएससी सीजीएल को देता है ना, एसएससी के पेपर, उनको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है। एक्यूरेसी तो उनकी होती है क्योंकि उनको गणित का सवाल करने में 5 मिनट नहीं लगते, 5 सेकंड 10 सेकंड में निकाल लेते हैं। बट वो फास्ट करना, फास्ट के लिए पता है क्या करते हैं? डेली 100, 200, 400 सवाल डेली सॉल्व करते हैं। और महीने भर बाद ये स्थिति आती है कि अपन प्रश्न पढ़ते हैं ना, तब तक वो कहते हैं 8 उत्तर है इसका। ये स्पीड तभी आएगी जब हम इस घर पे बढ़िया अभ्यास करेंगे। बाकी कोशिश ये करनी है कि हर सवाल पे जितना समय देना चाहिए उतना ही दे, फालतू लेके नहीं बैठे उसको। ये भी आदत बदलनी पड़ेगी। कई बार हम यूं ईगो पे ले लेते हैं सवाल, ईगो पे लेते हैं। ये हो क्यों नहीं रहा? मैं पढ़ के आया हूं। ईगो पे नहीं, परीक्षा में ईगो नहीं हो रहा है, सरल सवाल है, छोड़ दो भाई। ईगो बिल्कुल नहीं, ईगो में क्या मामला गड़बड़ हो जाता है। आदमी का क्या ईगो बीच में आता है, कई बार एग्जाम हॉल में आता है। और मेरे साथ खुद के साथ हुआ, मैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर दे रहा था, मेरे को गणित नहीं आता, तो मैं को नहीं, मेरे पास 15 मिनट का टाइम था, तो मैंने कहा एक सवाल तो कर लेता हूँ।
मैं एसएससी सीजीएल वगैरह देके आया था और मेरी पहले ठीक हुआ करती थी, मैं उस घमंड में था कि ठीक है। तो मैंने उस पर 10-12 मिनट का टाइम दिया। टाइम देने के बाद मेरा ऐसे उत्तर निकलने लगा 17,000, 18,000, ऑप्शन में थे 12, 13, 14, 15, मतलब कहीं निकट निकट नहीं। अब लास्ट मोमेंट आया, मैंने कहा क्या करूं, मैं छोड़ूंगा तो नहीं। मैंने 15 अभी मैंने ले भगवान नाम 17 करके भर के आ गया। घर आया तो की आई तो उत्तर था 12। मेरा तो 2.66 गए। फिर सौभाग्य से क्या हुआ कि वो प्रश्न चला गया कोर्ट में। कोर्ट में क्यों गया? क्योंकि एक वर्ग था मैथमेटिक्स का, उन्होंने कहा कि इसका उत्तर है 13। आरपीसी ने माना 12 गलत। और वो जो विपक्ष था, जो 12 मान रहा था, राजस्थान यूनिवर्सिटी के मैथ के प्रोफेसर को हाई कोर्ट में ले गए। उन्होंने सॉल्यूशन करके 12 निकाल के बताया, आरपीसी ने कहा 13। अब क्या हुआ, लास्ट में रिवाइज किया गया और 12 और 13 दोनों मान लिए गए, लेकिन अपने की क्यों अपने किया हुआ 17। मैंने कहा, मेरे दिमाग में खुशी इस बात मेरे को महसूस हुई, मैंने कहा सवाल डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा तो अपने ये 2.66 बढ़ जाएंगे, और डिलीट होगा तो वैल्यूशन बढ़ेगी तो अपने 3, 3.25 बढ़ जाएंगे, तो मेरी 5वीं रैंक आ जाएगी, 13वीं रैंक थी बात। तो हुआ क्या, हुआ ये कि 12 और 13 जिन्होंने जो भी दोनों किए ना, दोनों ही सही। और मैं मेरे अपने तो वैसे तो ये क्या है, प्रैक्टिस से होता है। बढ़िया प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा।